ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। बात होने जा रही है पश्चिम बंगाल की, जहां हार के बाद टीएमसी नेताओं के खिलाफ पब्लिक रिएक्शन और उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज बंगाल के किसी न किसी शहर से टीएमसी नेताओं पर अंडे टमाटर से हमले की तस्वीर सामने आ रही है। टीएमसी अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। याचिका में अंडे फेंकने वालों के खिलाफ पुलिस से एक्शन की मांग की है। इस बीच टीएमसी नेताओं को जनता सबक सिखा रही है। नॉर्थ 24 परगना में तृणमूल नेता और म्युनिसिपल काउंसलर शुभंकर घोष के भाई पापन घोष को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया। पापन घोष पर लोगों को धमकाने का आरोप था। नतीजों के बाद से पापन घोष गायब थे। जैसे वो इलाके में नजर आए, भीड़ ने उनकी ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर ऐसी किसी भी पिटाई, अंडा अटैक का समर्थन कभी कर नहीं सकती, लेकिन वो एक जो मुहावरा है विजय जी, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। और फिर ये भी कहना यहाँ जरूरी हो जाता है कि ये तो शुक्र मनाना चाहिए कि बम बारूद नहीं गिर रहा है, हथियारों से हमला नहीं हो रहा है, किसी की गर्दन नहीं काटी जा रही, किसी के घर में सफेद साड़ी डराने के लिए पहुंचाई नहीं जा रही। जो भी हो रहा है ये कोई लीथल वेपन थोड़ी ना है। अंडे से वार हो रहा है। नहीं, अंडे से वार हो रहा है, लेकिन आपने खुद ने भी कहा कि आप इसका समर्थन नहीं करते। और हम लोग तो इसको मैं अराजक कहता हूँ। ये अराजक व्यवस्था है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, जो उनके रेपुटेशन है उसके भी खिलाफ है। उनका कि बदला नहीं बदलाव। ये शुभेंदु अधिकारी सरकार के प्रशासन पर भी सवाल है कि क्या इस तरह की गुंडागर्दी, क्या इस तरह की अराजकता चलती रहेगी और सरकार देखती रहेगी। ये नहीं चल सकता। जो अपराधी होंगे उनके खिलाफ कोई अपराध होगा तो उनको सजा मिलेगी। क्या देश में पहली बार कोई चुनाव हारा है? कोई सत्ता में बदलाव पहली बार हुआ है? और क्या नेता केवल यहीं पर भ्रष्ट हैं? नहीं भ्रष्ट हैं। और भ्रष्ट है तो उनको जेल में डालिए। मैं उसमें कहीं पर 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि उनके खिलाफ जो जांच होनी है, उन पर जो काम होना है वो करना चाहिए। लेकिन जनता को ये छूट दे देना, ये बहुत अराजक मामला है। और ये आग सब तक जाती है, ऐसा नहीं है। जी जी जी, कि आज ये आग यहाँ पर पहुँच रही है, कल कहीं पर बीजेपी हार गई तो वहाँ पर भी हो सकता है कि लोग कुछ निकल कर आ जाए, या कोई भी आ जाए। बीजेपी की बात नहीं है, ये व्यवस्था का, सरकार के प्रशासन का, उन सब का मसला है। और प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा दिलाया उसको भी आहत करता है ये। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जनता पर किसका जोर चलता है? नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जोर नहीं चलता। देखिए, विजय जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदर्श स्थिति तो वही होनी चाहिए। लेकिन बंगाल के समाज के लिए तो हम अक्सर कहते थे ना विजय जी, आप भी कहते थे कि हिंसा तो वहाँ के एक डीएनए में आ गया है, घुस गया है। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार के कारण इन पर अंडे फेंके जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, इसलिए नहीं है। चूंकि वो उस क्षेत्र में दबंगई करते थे, मारपीट करते थे, पैसे वसूली करते थे और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। अब जब उसका तो कोई ये नहीं होता है ना, एफआईआर भी नहीं किया जा सकता, एविडेंस भी नहीं हो सकता, तो स्वाभाविक है कि जो मैं भी कहता हूं कि रेट्रिब्यूटिव जस्टिस कोई आंख के बदले आंख काट ले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये समाज को एनार्की, अराजकता की तरफ ले जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इसका इतना विश्लेषण कर रहा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि जब आपने जनता को इतनी दिनों तक अपनी दबंगई से सताया है, तो आज उसको लगा है कि नहीं, अब हमको इससे बदला लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं कि भाई रेट्रिब्यूटिव जस्टिस ठीक नहीं है, एफआईआर लॉन्च होना चाहिए था। लेकिन यदि जनता वहां की एफआईआर करेगी तो उसके पास क्या एविडेंस है? ऐसे लोग तो दूसरे दिन बेल पर बाहर निकल आ जाएंगे और उनको कुछ होगा ही नहीं। तो जो जनता कर रही है वो उनको सड़क पर जैसे ही वो आ रहे हैं, अंडे फेंक रही है, मार रही है, पकड़ करके पीट रही है, क्योंकि उन्होंने पीटा था, अपने गुंडों के द्वारा उनको पीटा था, मारा था, एक्सटॉर्शन किया था, उनको जान से मारने की धमकी देकर के उनसे पैसे की वसूली करते थे, गुंडागर्दी करते थे। आज उनकी सजा मिल रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भी बात होनी चाहिए, जिन्होंने विधानसभा में टीएमसी राज में उनके खिलाफ एक साजिश को बंगाल की पब्लिक के सामने रखा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब वो बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, उन पर 102 केसेस दर्ज हुए थे। 108 बार उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। 5 बार उन्हें असेंबली से बाहर निकाला गया था और 11 महीनों तक शुभेंदु को विधानसभा से बाहर रखा गया था।
इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें रामनवमी के जुलूस में भी शामिल नहीं होने दिया गया था और तभी उन्होंने ये कह दिया था कि दुनिया गोल है, जनता टीएमसी को जरूर सबक सिखाएगी। अब ये जो दुनिया गोल है, ये बात तो सही है। मुझे तो फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, ये दुनिया गोल है, इसमें एक लंबा चौड़ा होल है, झोल भी बहुत बड़ा है। तो ये सब कुछ अब पश्चिम बंगाल में जितने मैं शब्द बोलूंगी वो सारे फूट हो रहे हैं ना, झोल गोल। वही अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने जो व्यवहार किया जनता वो कर रही है। और अंडे और इस तरह की जो प्रतिक्रिया होती है, ये छिटपुट होती है, इसको मैं बहुत ऐसे नहीं देखता हूँ कोई बहुत हिंसक लोग हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। थोड़ा 2-4 अंडे मारी दिया तो कोई बहुत गलत नहीं है, लेकिन ये हिंसा की तरफ बदलता चला जाए, पिटाई कर रहे हैं, मारपीट में कन्वर्ट हो जाए, जूते की माला पहनाकर कालिख लगाकर घुमाने का काम वो जनता शुरू कर दे, तो ये ठीक नहीं है। और उस दिन भी जब अभिषेक बनर्जी पर भी अंडे पड़े थे तो मैंने कहा था कि अंडे वगैरह तो पड़ जाते हैं, जनता गुस्साती तो करती है, कभी सम्मेलन में नहीं जनता गुस्सा जाती, कभी का शेर नहीं पसंद आता तो अंडा मार देती, नेता उल्टा सीधा बोलता तो अंडा मार देते। तो अंडा, टमाटर, ये सब ये प्रतिकार के प्रतीक हैं, ये कोई हिंसा के प्रतीक नहीं है, तो इसको थोड़ा अलग रखना चाहिए। तो होगा ही, होता ही है, लेकिन जब वो हिंसा में बदलने लगे तो फिर राज्य का शासक, राज्य का मुखिया वो जवाबदेह होने लगता है। शुभेंदु जी जो कह रहे हैं दुनिया गोल है, इसको याद रखना चाहिए, ये सबके लिए जरूरी है। अभी आप सत्ता में आए हैं और पश्चिम बंगाल की जनता का एक चरित्र है, लोग पॉलिटिकल कल्चर, वायलेंस वाली बात करते हैं, तो एक उसका ये भी चरित्र है कि बहुत लंबे समय के लिए वक्त देती है, वो सबको खूब वक्त देती है कि ऐसा ना हो कि आप कहीं कह रहे नहीं हमको समय मिला, नहीं तो हम तो इसको सोनार बांग्ला बना देते। अब शुभेंदु जी को वो अवसर है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन यह भी है कि 34 साल से 15 साल बदल गया, तो आपको वो करना है कि 15 साल आपका 30 साल या 50 साल में बदले, या जनता को आप ये बताएंगे गोल है कि उसी तरह से जाए। शुभेंदु अधिकारी के काम अभी तक बड़े शानदार हैं जी। मैंने जो उनके एक्शन देखे हैं, ये जुबानी जमाखंच और बयानबाजी छोड़ दीजिए, और ये जो अंडा थप्पड़ चप्पल चल रहा है इसको छोड़ दीजिए, तो काम बड़ा ठीक कर रहे हो। अभी तक वो बहुत फोकस्ड दिख रहे हैं, वो साफ साफ अपने एक एजेंडा, जो उनका हिंदुत्व वाला एजेंडा है, जो वंदे मातरम की भूमि है, जो बंग भूमि कही जाती है, उस पर बड़ा क्लियर है कि उस पर वो कह रहे हैं कि भाई हम मुगलों का, अंग्रेजों का कोई भी आक्रांता है उसका निशान नहीं छोड़ेंगे, वो ठीक है। दूसरा, उनको पता है बंगाल बहुत बर्बाद हो चुका है, तो डेवलपमेंट चाहिए, फैक्ट्री लेके आना है। कह रहे हैं आज रतन टाटा होते तो हम खुद ही उनके घर जाते, लेकिन टाटा को लेके आएंगे, बिरला को लेके आएंगे, अंबानी अडानी को लेके आएंगे, सबको लाना चाहिए। अपने बजट में उन्होंने बहुत सारे प्रावधान भी इस लिहाज से रखे हैं। जो ओवरऑल अगर कहें तो सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर ऐसी चीजें आएंगी तो होगा क्या ना कि विजय जी रोज ही कहेंगे कि यही गड़बड़ हो गया। मतलब जब मैं कह रहा हूं विजय जी कहेंगे, तो सहमत है ना, मैं वही कह रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं विजय जी कहेंगे तो हर कोई यही वाला हिस्सा ज्यादा बात करेगा, आपका वो जो हुआ जो उसकी बात कम होगी। विजय जी की बात को इतना तवज्जो देने के कारण जो कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं उसको निगेट मत कीजिए। अंडा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना भाई कि विजय जी तो वही बात करें, ये ना हो, ये मैं जाता हूं। काम है कहना, विजय जी का काम है कहना। मैं ये कह रही हूं कि ये जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, कह रहे हैं, और जनता जो कर रही है, उससे आगे टीएमसी की स्थिति क्या दिख रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फर्जी सिग्नेचर केस से लेकर हेट स्पीच मामले में अभिषेक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हेट स्पीच मामले में सीआईडी अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट करेगी। इसके लिए सीआईडी को अदालत से परमिशन मिल गई है। 30 जून को अभिषेक बनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने जो भड़काऊ बयान दिया था, 4 मई को बंगाल का रिजल्ट आने के बाद 5 मई को ही यह मुकदमा दर्ज किया गया था, और इसमें 16 जून को सीआईडी ने करीब 6.5 घंटे तक अभिषेक बनर्जी से बिठाकर पूछताछ की थी। मैं तो रिवाइवल की बात सोच रही हूं कि क्या यहां से अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनकी ताकत, उनकी संपत्ति जो फ्रीज हो गई है, सुमीर जी, उनके पार्टी का सिंबल जो छिन जाने का डर ममता बनर्जी को सता रहा है। अंडा वंडा तो झेल लेगी ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं पर, लेकिन अगर पार्टी हाथ से चली गई तो ममता बनर्जी की राजनीति का क्या होगा। इस वक्त अभिषेक बनर्जी को ही बचाने में वो लगी हुई हैं। देखिए, अभी कहा कि अभिषेक बनर्जी पे गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, तो ये तलवार तो पिछले 5 साल से लटकी हुई है। 5 साल में कम से कम 10 बार वो तमाम एजेंसी के सामने उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और मुझे फिलहाल इसकी संभावना भी कम नजर आ रही है कि अभिषेक बनर्जी की कोई गिरफ्तारी होगी।
जहां तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथ से पार्टी निकलने की स्थिति, देखिए सत्ता उनके हाथ से बहुत बुरी तरीके से निकल चुकी है। पार्टी के विधायक उनके हाथ से पूरे 2/3 बहुमत से ज्यादा विधायक उनके निकल चुके हैं, उनके 20 सांसद उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब ममता बनर्जी के पास ले देखे कुछ सांसद और कुछ विधायक बचे हुए हैं। अब क्या ममता बनर्जी के पास जिस तरीके से प्रस्ताव पास हुआ कि ममता बनर्जी को भाई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, अब इस पार्टी के सिंबल पर और पार्टी के नाम पर लड़ाई शुरू हो गई है। क्या ममता बनर्जी इसको बचा पाएगी, यह चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग अपना फैसला लेगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। उसके बाद अगर ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं आएगा, निश्चित जाहिर है ममता बनर्जी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जैसे उद्धव ठाकरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इसे लंबा समय लगेगा। अभी ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक लड़ाई बहुत बुरी तरीके से हारी है और मुझे लगता है कि उनका एक मॉरल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। क्या ममता बनर्जी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी? ममता बनर्जी जमीन की लड़ाई लड़ने में माहिर रही है, लेकिन जिस तरीके से उनके नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अंडे फेंकने का चल रहा है, जिससे कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है, क्या ममता बनर्जी जमीन पर अपना संगठन मजबूत कर पाएगी, पार्टी बचा पाएगी? और ममता बनर्जी के पास अभी 3 साल है लोकसभा चुनाव तक, 2.5 साल का समय है। क्या लोकसभा तक ममता बनर्जी अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी? सबसे बड़ी चुनौती तो अभी जो एक सांसद की जो डेथ हुई है, उसका जो उपचुनाव होगा, वहां ममता बनर्जी के पार्टी का प्रदर्शन करके फिर जीतने की स्थिति में आप इस पर निर्भर होगा। फिलहाल ममता बनर्जी की वापसी बहुत मुश्किल है और शुभेंदु अधिकारी जितना आप ये कह रहे हैं कि जनता ने जो प्रकोप उनके ऊपर डाला है, अभी इसका कोप का भाजन उन्हें थोड़ा लंबे समय तक बनना होगा। बात जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की केंद्र से लेकर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। मदनी ने कहा कि आज सरकार मस्जिदों मदरसों पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन पहले की सरकारों में कभी मस्जिद मदरसे नहीं गिराए गए। अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमत में बैठे हुए लोग मुसलमानों को गद्दार बताते हैं। क्या अरशद मदनी, ये सवाल मेरा है, कि अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए तमाम बातें कह रहे हैं? अरशद मदनी समझ गए हैं कि अब ये तुष्टीकरण की राजनीति भारत में नहीं चलने वाली है, इसलिए वो बार बार हुकूमत के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। आप सुनिए अरशद मदनी ने क्या कहा। आज हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर मुसलमान को मुल्क का गद्दार बनाते हैं। अरे गद्दार वो नहीं है, तुम गद्दार हो। मुसलमान ने इस तरह इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी है, अपने इस मुल्क की आजादी के लिए। ये हमारी मस्जिदों की तारीख है, हमारे मदरसों की तारीख है। जिन मस्जिदों को आज ये गवर्नमेंट बुलडोजर से गिरा रही है, उन मदरसों की और मस्जिदों की तारीख है। मैं कहता हूं, आपके सामने कहता हूं, मुल्क की आजादी के बाद हुकूमत ने नहीं, मैं कहता हूं हुकूमत के लोगों ने मुसलमान को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। 70 साल गुजरे, आजादी के बाद हर हुकूमत में फसाद 20,000 के करीब फसादात हुए। क्यों? जो लोग इख्तिदार की कुर्सी पर सूबों में बैठे हुए थे, उन्हें मुसलमान अच्छा नहीं लगता था। मेरे भाई, प्यार और मोहब्बत के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। मैं मुसलमान से कहता हूं, अगर मेरी आवाज किसी मेरे भाई हिंदू तक पहुंच रही है, मैं उससे कहता हूं, अपने मुल्क से अगर मोहब्बत है तो नफरत की सियासत पर थूक करके मोहब्बत प्यार की सियासत को जिंदा करो। ये फिरका परस्ती जो आज चल रही है और इस नशे में चल रही है कि वो ये समझते हैं कि मुल्क की बागडोर हमारे हाथ में है। मेरे भाई, 800 साल हुकूमत करने के बाद वो बागडोर मुसलमान के हाथ से निकल गई। 250 साल हुकूमत करने के बाद मुल्क की बागडोर अंग्रेज के हाथ से निकल गई। आज इस घिनौने किरदार को पेश करके कोई ये समझता है कि मुल्क की किरदार बागडोर उन्हीं के हाथ में रहेगी। पागल है, दीवाना है, मजनून है। दुनिया कभी किसी के हाथ में नहीं रही।
जो बात मदनी साहब ने कह दी वही बात है हर्षवर्धन जी। पागल दीवाना मजनू ये कौन हुआ चला जा रहा है, मेरा तो सवाल ये है। और जो अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि 800 साल जो है मुसलमानों ने सत्ता पर राज किया, क्या दर्द उन्हें इस बात का है कि अब उनके तुष्टीकरण की राजनीति चल नहीं पा रही है, अब कांग्रेस का जमाना नहीं रहा? नहीं, पता नहीं क्या, एक तो इन लोगों की क्या मानसिकता है, थूकना और जाने क्या क्या इसी तरह की बात करते हैं। बड़ी घटिया सोच के साथ ही लोग काम करते हैं। और मैं तो समझ नहीं पाता कि जब ये कहते हैं कि हमने इतने साल राज किया, तो किसके ऊपर राज किया भाई? तुम अरब से आए थे कि तुम तुर्की से आए थे कि कहीं और से आए थे? यहीं थे ना, तुम्हारे ऊपर राज करके तुमको मुसलमान बना के चले गए। थोड़ी तो समझ विकसित हो जानी चाहिए थी। कहाँ कौन राज करके चला गया? राज हमारे ऊपर ही करके गए ना। और उसी जो आक्रांता वाला राज है, जब उसी की निशानियां मिटाने की बात होती है तो कहते हैं कि ये मुसलमानों पे हमला हो रहा है। आप याद दिला के बार बार उस चीज को और पुख्ता करते हैं, इस देश के हिंदुओं को तैयार करते हैं कि गलती से भी कोई निशानी रह नहीं जाए, वरना यह गुलामी की निशानी वो उसी तरह से प्रस्तुत करेगा कि हम तो तुम्हारे ऊपर राज करते थे। और दुनिया में हम राज करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, दुनिया में हम ज्ञान के लिए, व्यापार के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन की नई खोजों के लिए, हम यानी हिंदू, हम यानी भारत, ये जो आक्रांता मुगल आए, मुसलमान आए, उन्होंने इस देश को गड़बड़ किया है और उनकी वजह से इस देश में सारी बुराइयां आई हुई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब इनके जैसे लोग बोलते हैं तो वो दरअसल इस देश के हिंदू को तैयार करते हैं। और पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं वो, मतलब ईश्वरी जाने वो किस मानसिकता से रहते हैं, तो उस पर क्या ही टिप्पणी की जाए। देखिए, इनकी भाषण को सुनने के बाद मुझे सर सैयद का 1886 और 1887 दो भाषण याद आ जाता है। एक तो उन्होंने लखनऊ में दिया था, दूसरा मेरठ में दिया था। हम वो कौम हैं जिन्होंने 700 साल तक, 1000 साल तक यहाँ पर हुकूमत की और हमारी तलवारों से रूहें कपा देती थी हमारी तलवारें। हम वो कौम हैं। और एक बात और, मुसलमानों को था कि, और ये जिन्ना ने भी कहा कि भाई सत्ता तो मुसलमानों के हाथ से अंग्रेजों ने छीना था, तो अंग्रेजों से जब सत्ता है तो हमारे पास होना चाहिए। तीसरी बात, मुसलमानों ने वाकई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। मैं ये फिर घोषणा कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, इस देश का मुसलमान पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो गद्दार ही था। कि जितने मुस्लिम लीगी जो उत्तर प्रदेश में रह गए, मैं बार बार कहता हूँ, या बार बार याद देता हूँ, उनको एक देश पाकिस्तान मिल चुका है क्योंकि इसी देश के नाम पर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम लोगों ने पाकिस्तान के लिए कहा, पाकिस्तान की लड़ाई की। बचे हुए भारत में ये मत कहो कि ये देश सबका है। ये देश हिंदुओं का बचा हुआ है, जिसमें मुसलमान भी रहता है, बाकी लोग भी रहते हैं। लेकिन ये कहना बंद करो कि ये देश सबके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यू के खिलाफ नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। दिस इज अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट। देखिए, मैं अब आपको हार्ड स्टेटमेंट लगे या सॉफ्ट स्टेटमेंट लगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये देश हिंदुओं का है जिसमें तुम मुसलमान भी रहते हो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने इस देश का विभाजन किया, तुम उनके साथ खड़े थे, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाने में मदद की, तुम जिन्ना के साथ खड़े थे। और यही जमीयत, यदि तालिबान का मंत्री आता है यहां पर तो जमीयत में जाकर के देवबंद जाता है। कोई भूल जाता है कि दुनिया में जितने टेरर बम्बिंग होते हैं, तबलीगी जमात देवबंदियों के मदरसे के पैदाइश है। ये हिंदुओं को प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं को धमका रहे हैं कि तुम्हारा सत्ता, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, ये सत्ता बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है। जो असदुद्दीन ओवैसी कहते थे ना, अरे भाई ताउम्र हम याद रखेंगे, हमारी बाबरी मस्जिद थी, रहेगी, और एक दिन हम आएंगे तो फिर हम वहां राम मंदिर बनाएंगे। वो तो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। मैं समीर जी एक छोटा सा रिएक्शन, इनकी मानसिकता समझनी हो तो इनकी थियोलॉजी पढ़ना बहुत आवश्यक है, तब इनकी मानसिकता समझ में आएगी। मैं ये कह रही हूँ समीर जी, जो बात मदनी साहब कह रहे हैं, मैं तो पॉलिटिकल एंगल से ही ये बात भी देख रही हूँ। वो दरअसल अपनी प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन इन दी पॉलिटिकल सिस्टम अब क्या रह गया है। ये मोहब्बत की दुकान और ये नफरत की दुकान, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे इसमें ये राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति जो है वो रिप्रेजेंटेशन से आती है और सबसे बड़ा डर मदनी साहब को यह है कि वो रिप्रेजेंटेशन घटता चला जा रहा है।
समीर जी। देखिए, मौलाना अरशद मदनी की जो शिकायत है, जो दुख है, जो दर्द है, वो बहुसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी का बन चुका। और जितने भी मुस्लिम के जो मौलाना है, जो लीडर्स हैं, उनका ये कि एक समय था कि ये कहा जाता था कि भारत में बिना मुसलमानों के सरकार नहीं बन सकती। आपको अगर सरकार बनाना है तो मुसलमानों को साथ में लेना पड़ेगा, और उसका पूरा फायदा मुस्लिम कम्युनिटी ने उठाया, मुस्लिम नेताओं ने उठाया। केंद्र में अपनी हिस्सेदारी लेते थे, राज्य में अपनी हिस्सेदारी लेते थे, तमाम साधन संसाधन सुविधाएं लेते थे, जमीनें लेते थे, वक्फ बोर्ड के लिए अपनी जमीनों का इंतजाम करते थे, और खूब उन्होंने सरकार से अपने लिए सुविधाएं इस्तेमाल की। अब जब 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से देश की राजनीति की है, और अब मुसलमानों को ये लगता है कि भाई अब केंद्र सरकार में तो एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, देश के अंदर राज कर रही है। और अब उनको ये लग रहा है कि इतने सालों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के बाद से ग्राफ नीचे आ ही नहीं रहा है। हाँ। आज भी प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ते जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ते जा रहा है तमाम राज्यों में। और ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है जहां कहा जा सकता था कि बिना मुसलमानों के पत्ता भी नहीं हिलता, वो आसाम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में तो कहा जाता था कि भाई 38 से 40% मुसलमान है, ममता बनर्जी को आप सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सरकार बनाई, तो अब इनको डर है कि अब भारतीय राजनीति में इनकी सत्ता में भागीदारी लगभग खत्म हो चुकी है, आने वाले समय में इनको नजर नहीं आ रहा, और सत्ता के नाम पर इनको जो मलाई मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, अब वो इनको नहीं मिलने वाली है। ये उनका दुख और ब्रेक का कॉल है, लेकिन फिर भी विजय जी वेरी क्विक कमेंट, आप ये जो 80-20 वाला डर है, कहीं वही तो नहीं है? मदनी साहब को ये बयान दिलवा रहा है। यही डर है। डर क्या है, मतलब ये फैक्ट भी है। डर क्यों कह रहे हैं आप? ये तो फैक्ट भी है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लगातार कम हो रहा है, तो इसको चिंता कहना चाहिए, डर उनकी चिंता है, वाजिब है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आपने कहा प्रोफेसर साहब के लिए कि बहुत हार्ड उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैं इसको हार्ड स्टेटमेंट नहीं मानता, मैं इसको क्रिमिनल स्टेटमेंट मानता हूँ और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट मानता हूँ। मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ ये बात, समझे? इसमें क्या गलत है कि मैं ये कहूँ कि आप जो कहें मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ। ये हिंदुओं का देश है, हम पर कहते हैं ये पुरातन है, ये हिंदुओं का देश है।